मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये आपकी संविधान की अगली क्लास यानी कि चौथी क्लास है। इससे पहले हमने 3 क्लास कर लिया है। इसमें अभी संविधान की व्याख्या, राज्य व्यवस्था की व्याख्या चल रही है और हमारी जो पूरी क्लास कैसे चलेगी उसका एक बुनियाद तैयार हो रहा है। देखिए, जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होता है बड़ी बिल्डिंगें टिक नहीं पाती हैं, इसलिए बुनियाद को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। और मैं लगातार 3-4 क्लास से उसी बुनियाद को मजबूत करते हुए चल रहा हूँ। उसी क्रम में ये क्लास है, इसमें भी कुछ बुनियादी बात करेंगे जो जानना बहुत जरूरी है। कई बार होता क्या है कि आप ओवरऑल एक व्यू तैयार कर लेते हैं। आपको पता होता है कि भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, भाग 4 में ये है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। लेकिन होता क्या है कि आप उन बारीकियों को नहीं जान पाते हैं, जिससे आपके जानकारी में एक अलंकार आता है, एक खूबसूरती आती है। जब आप लिख रहे होते हैं कोई चीज तो उससे प्रदर्शित हो जाता है कि आपकी डेप्थ कितनी गहराई में जाकर के आपने चीजों को समझा है। इसलिए किसी भी विषय को जब आप पढ़ रहे हो तो उन शब्दावलियों को, उन चीजों को जो उसके इर्द गिर्द नास्ती है, उस पर आपकी समझ और पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही आप लिखेंगे पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं, छिछली नॉलेज है आपकी। और यूपीएससी छिछली नॉलेज वालों को छिछला कर देती है, यानी कि बाहर कर देती है। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान जब बना तो उसमें जो चीजें नई जो पहले से चल रही थी उनको जोड़ा गया, तो कौन कौन सी चीजें हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं। बोल मैं ये रहा हूँ कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो हमने विदेशी संविधानों से क्या लिया और अपने यहाँ जो अंग्रेजी व्यवस्था चल रही थी, यानी कि जो ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, उनके कानून से हमने क्या लिया उस संविधान को बनाने में। हालांकि मैं उस पर पहुंचूं उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज की व्याख्या करता हूं, वह भी आपके संविधान एवं राज्य व्यवस्था की समझ को विकसित करने के लिए बहुत जरूरी है। वो है संस्थाएं। आपने शुरुआत में मैंने जिक्र किया था संस्थाओं का, जब राज्य व्यवस्था और संविधान का मैं संबंध स्पष्ट कर रहा था। संस्थाओं को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, और संस्थाएं नहीं, संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को लेकर के कई सारी समस्याएं होती हैं। उनको मैं समझाता हूं कैटेगरी बना करके। संवैधानिक एक शब्द है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। दूसरा है असंवैधानिक। आप सुनते हैं ना टीवी डिबेटों में क्या बोलते हैं, फला चीज असंवैधानिक है, इसको सरकार नहीं कर सकती है, या जो है ये चीज संवैधानिक है, फिर सरकार की तरफ से जवाब बता नहीं तो संवैधानिक है। वो क्या है, किसको संवैधानिक कह सकते हैं, किसको असंवैधानिक कह सकते हैं, और किसको गैर संवैधानिक कह सकते हैं। इसको हम आज समझेंगे, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, सांविधिक, जिसको इंस्टीट्यूटरी बोलते हैं, और कार्यकारी, यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो सांविधिक और कार्यकारी ये गैर संवैधानिक के 2 और भाग हैं। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है, और ये आपको ताकि जो है कंफ्यूज आपको ना कर पाए। जब आप बहुत गहराई में जाकर के चीज़ों को पढ़ेंगे वहाँ पर ये शब्द आपको बार बार मिलेंगे
और बार बार मिलेंगे तो इनका वास्तविक मतलब भी आपको जानना होगा। कई बार आप कंफ्यूज करते हैं, इन सबका एग्जाम्पल दे करके अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या क्या है और इनमें बारीकियां कितनी होती है, ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। संवैधानिक कोई चीज है तो उसका मतलब ये है कि वह किससे है, मूल संविधान में है। यानी कि जिस चीज का संबंध जो है मूल संविधान से है वो संवैधानिक है, ठीक है ना। जैसे आपका संघ लोक सेवा आयोग, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, ये सब क्या हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और इनके जो प्रावधान हैं जो इनमें लिखे हुए हैं वो कैसे प्रावधान हैं, वो संवैधानिक प्रावधान है, संविधान सम्मत है, ठीक है। अब इसमें अगर आप संस्था की बात करेंगे तो संघ लोक सेवा आयोग, जिसकी आप तैयारी भी कर रहे हैं, इसी के द्वारा परीक्षा करवाई जाती है। यूपीएससी की जो परीक्षा होती है जिसे आप आईएएस, पीसीएस, आईएफएस की परीक्षा कहते हैं। वित्त आयोग, यह भी संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग, या ये तो हो गया संस्था। और हर वह प्रावधान जो संविधान सम्मत हो, यानी कि जिसका जिक्र संविधान में किया गया हो, जैसे संवैधानिक उपचार। जब आपके मौलिक अधिकार का कोई हनन कर रहा हो, चाहे वो स्टेट स्वयं कर रहा हो, तो आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा करके चैलेंज कर सकते हैं कि ये मेरे संविधान जो है मौलिक अधिकार का हनन है। तो ये जो संवैधानिक उपचार है ये क्या है, संविधान सम्मत है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र किया गया है, ये संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब समझते हैं कि असंवैधानिक क्या है। वह प्रावधान जो संविधान के मूल भावना के खिलाफ हो वह असंवैधानिक होता है। संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान का मूल ढांचा क्या है, इसको बड़ी ही खूबसूरती से 1976 के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी। मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। बाद में केरल से होकर के वो सुप्रीम कोर्ट में आया और एक लंबी बहस छिड़ी। इंदिरा गांधी उसमें किस तरीके से उनका रोल था, नानी पालखीवाल ने किस तरीके से अपने दलीलें दी, और वो एक नजीर है। कहा जाता है कि केशवानंद भारती केस भारतीय संविधान के लिए एक छोटा सा संविधान है, उसमें बहुत सारी व्याख्याएं हैं। वहीं से मूल ढांचे के सिद्धांत की बात जो है आती है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। हालांकि संविधान के मूल ढांचे को लेकर के कोई स्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं गढ़ी गई है, ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना सदन के द्वारा यानी कि संसद के द्वारा, ना हमारे संविधान में पहले से थी। लेकिन समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट ये बताता रहता है कि फला चीज जो है वो संविधान का मूल ढांचा है। एग्जाम्पल के लिए सेकुलरिज्म, ये भारत का मूल ढांचा है। वेलफेयर स्टेट, चुनाव, लोकतंत्र, ये सब क्या है, संविधान के मूल ढांचे हैं, ठीक है ना। यानी कि इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। जब कोई प्रावधान या कोई संस्था संविधान के नियमों के विरुद्ध में हो, विपरीत में हो, तो उससे क्या कहते हैं, असंवैधानिक। तो इसमें आप लिख लेंगे संविधान के प्रावधानों के विपरीत। ठीक है ना। अब बात करते हैं गैर संवैधानिक की, कि गैर संवैधानिक क्या होता है। और गैर संवैधानिक में सांविधिक और कार्यकारी होते हैं। तो ये क्या है, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं। आप 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा करके संविधान हमारे जो है पूर्वजों ने बनाया, बेहतरीन संविधान बनाया, कोशिश किया कि कुछ भी न छूटे। लेकिन ऐसा नहीं है गुरु की कुछ भी नहीं छूटेगा, क्योंकि समय के साथ नई नई मांग बनेंगी, नए नए नियम आएंगे,
नई नई अवधारणाएं गढ़ी जाएंगी तो कुछ ना कुछ तो कमी हर चीज में रह जाती है। तो उन कमी को पूरा करने के लिए भी कुछ किया जाएगा। तो जब कोई प्रावधान, कोई संस्था, कोई नई व्यवस्था शुरू किया जाए और वह संविधान के मूल भावना के खिलाफ ना हो तो उसे गैर संवैधानिक कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं उसको। ठीक है ना। जो संविधान के खिलाफ नहीं है लेकिन संविधान में भी नहीं है, जैसे नीति आयोग। नीति आयोग आपका क्या है कि ये संविधान के खिलाफ नहीं है लेकिन संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। ठीक है ना। आपका योजना आयोग था जिसको समाप्त करके नरेंद्र मोदी सरकार क्या लेके आई थी, नीति आयोग लेकर के आई थी। ये सब क्या है, ये गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ नहीं है लेकिन संविधान में इनका जिक्र भी कहीं नहीं है। तो ऐसे प्रावधान, ऐसी संस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं जो संविधान के विरुद्ध नहीं है लेकिन संविधान में दर्ज भी नहीं है और जब उनको लागू किया जाता है तो सांविधिक कहलाती है या कार्यकारी कहलाती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि जब कोई नया प्रावधान, नई संस्था, नई विधि संसद के द्वारा, किसके द्वारा? संसद के द्वारा एक बिल के रूप में पास हो, विधेयक बन जाए और उसके बाद में स्थापित किया जाए तो उसे आप सांविधिक कहेंगे। क्या कहेंगे? सांविधिक। और जब एक कार्यकारी आदेश के द्वारा राष्ट्रपति कोई आदेश जारी करके किसी चीज की स्थापना कर दे तो आप क्या कहेंगे? उसे कार्यकारी कहेंगे, एग्जीक्यूटिव कहेंगे। ठीक है। तो ये सांविधिक और कार्यकारी में अंतर होता है। ठीक है ना। और ये क्या है, गैर संवैधानिक की श्रेणी में ये दोनों आते हैं। अब ये कितना महत्वपूर्ण, कितना जरूरी चीज है, आप इसकी गंभीरता को समझ रहे होंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर कोई आपको बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपको एक समझ आपकी जरूर इससे विकसित हुई होगी कि इन सब में अंतर क्या है। ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि संविधान में, जब संविधान बन रहा था तो कौन सी चीजें कहां कहां से ली गई, उनको कहां कहां से जोड़ा गया। तो सबसे पहला चीज ये है, एक हेडिंग आप लगा लीजिए, संविधान निर्माण में प्रयुक्त स्रोत। प्रयुक्त स्रोत, जो स्रोत का इस्तेमाल हुआ वो क्या है? तो भारतीय संविधान में सबसे जो बड़ा स्रोत था उस वक्त के संविधान को बनाने का, वो था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा योगदान था। ठीक है ना। जब मूल संविधान बना तो उसमें 395 के आसपास आर्टिकल थे। एग्जैक्ट 395 ही थे, आसपास नहीं थे। और इनमें से करीब 250 जो आर्टिकल थे वो इसी 1935 के अधिनियम से संबंधित थे। तो इतनी बड़ी भूमिका है भारत शासन अधिनियम का आपके संविधान में। इसके अलावा दुनिया भर के अलग अलग देशों की जो खूबसूरत चीजें थी उसको भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया। ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण है, जिनसे सवाल सीधे सीधे परीक्षाओं में आते हैं वो आप देख लीजिए। तो यूएस से, यानी कि अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया उसको आप देख लीजिए। तो यहां से लिया गया है मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव, न्यायिक पुनरावलोकन,
न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायिक सर्वोच्चता, ठीक है, ये सारे प्रावधान कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, उसको मैं साफ कर दे रहा हूं। रूस से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, योजना आयोग, जिसे समाप्त करके नीति आयोग लाया गया, यह भी रूस से ही था, ठीक है। आयरलैंड से हमने लिया है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, ठीक है। राज्यसभा में सांसद का मनोनयन, यानी कि जो 12 सांसद राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में, वो प्रावधान कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से लिया गया, ठीक है। और कुछ एक है जिसे आप नोट कर लीजिए, इसकी एक लंबी लिस्ट है जिसे आप गूगल पर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर मैं कुछ एक बता देता हूं ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें। ब्रिटेन, जो आपके यहां राज कर रहा था, ठीक है, आजादी से पहले। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, जितना मुझे याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं, बाकी आप गूगल करके भी देख लेंगे। संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है ना। कनाडा, संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था मतलब जो यूनियनशिप है इंडिया की, वो व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, यह भी कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां, इसका मतलब क्या है? आप जानते हैं कि हमारे यहाँ नियम बनाने की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और अगर इससे भी इतर कोई चीज होता है तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां उसी के पास हैं। तो ये सारे प्रावधान हैं जो कि हमने अलग के संविधानों से लिए हैं। इनकी एक लंबी फहरिस्त है। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन, जो मुझे याद आ रहा है मैं लिख दे रहा हूं।
बाकी आप गूगल कर लेंगे, आपको मिल जाएगा बहुत इजीली। इसमें कोई बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हैं जो हमने विदेशी संविधानों से अपनाए हैं। ये अच्छे प्रावधान थे, इसलिए हमने इनको अपनाया है। चलिए अगली क्लास में अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बनने का जो इतिहास है, कि जब से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद से भारत शासन अधिनियम 1935 तक किस प्रकार वो आगे बढ़ा, उसकी बात करेंगे। क्योंकि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि आप उसी क्रम में पढ़ाइए, और जब ये समाप्त हो जाएगा उसका इतिहास, तब हम प्रस्तावना और उसके बाद में संघ राज क्षेत्र से पूरा संविधान की व्याख्या करते हुए चलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।